नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। एक बार फिर हम अगली क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम जो हमारा वर्ग 2 का पेपर हुआ था, वर्ग 2 का जो आपका पेपर हुआ था, वर्ग 2 का जो पेपर आपका हुआ था 2018 का पेपर जो आपको हुआ था, उसका जो 19 सितंबर का जो पेपर था उसमें जो बाल विकास के प्रश्न आए थे उनका आज हम अध्ययन करेंगे। उनके बारे में उस पेपर का आज हम क्या करेंगे, पूरा तरह से परीक्षण करेंगे। उस पेपर को आज हम हल करेंगे और उसमें देखेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो उससे क्या होगा, हमारी जो तैयारी चल रही है वर्ग 3 की, उसमें हमको मदद मिल सकती है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कि जो हमारा पेपर है आपका 19 सितंबर का 2018 का जो पेपर का आपका था, वर्ग 2 का पेपर मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था, उस पेपर में किस तरह के प्रश्न बाल विकास से संबंधित आए थे, कौन से प्रश्न आए थे, वही प्रश्नों का पूरा सेट हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो ये है बाल विकास के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट ये परीक्षा में बिल्कुल आ ही चुके हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 16 दिसंबर 2019 को यह पेपर हुआ था। तो शुरू करते हैं हम आज की आज हम इस पेपर का क्या करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, इसका आपको उत्तर बताना है। तो हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। उन क्षेत्रों की ओर उसकी प्रगति की निगरानी करना, मतलब उन क्षेत्रों की ओर उसकी प्रगति की निगरानी करना, ये है बाल केंद्रित। सबसे हमको क्या बताना है, सबसे कम महत्वपूर्ण कारण कौन सा है बाल केंद्रित शिक्षा का, और उसके अधिगम और विकास के लिए निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, और अगला है आपका किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्णय और निर्धारण, और अगला है आपका मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। तो हम देखते हैं इसमें हमारा आंसर क्या है। इसमें फोर्थ आंसर आपका होगा, वैसे आंसर फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर है फोर्थ, यानी मुख्य सामग्री और मुख्य सामग्री और ज्ञान और कौशल। इसका उत्तर है कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है, तो वह है मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल बहुत कम महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में, ठीक है, मूल्यांकन के लिए। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। तो इसका हम देखते हैं इसमें क्या कैसे ऑप्शन दिए गए हैं। वितरण सामान्य है, और वितरण अस्त व्यस्त है, वितरण विषम है, कि वितरण विधिवत पूर्ण है। तो मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है, तो वितरण सामान्य तरीके से वितरित है, समान रूप से वितरित है, या अस्त व्यस्त है, या विषम है, या वितरण विविधतापूर्ण है, कि अस्त व्यस्त है, कि विषम है, कि सामान्य है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर है वितरण सामान्य है। तो हम कह सकते हैं कि मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है, तो मानव जाति में अभिवृत्ति सामान्य तौर पर वितरण, अभिवृत्ति का वितरण क्या है, सामान्य है। ये दूसरा प्रश्न आपका हो गया पूरा। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। कोई वस्तु क्या है, मतलब कोई वस्तु कैसी है और उसके साथ हम कैसा व्यवहार करें, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। तो इस तरह के विचारों को क्या कहा जाता है, निर्माण कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है आपका नेटवर्क, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्कीमा, और फोर्थ ऑप्शन आपका है संरचना। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका आंसर सही होगा। आप सभी प्रश्नों को अपने से पहले देखें क्या आंसर आप बताते हैं, यानी आपके समझ में कौन सा आंसर आता है उस आंसर को नोट कर लें, फिर उसमें देखें आपकी कौन सा आपका आंसर सही आया है और कौन सा गलत आया है। कुल आपका कितना इसमें स्कोर आता है वो आप हमको कमेंट में ज़रूर लिखें। इस तरह आपको क्या पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल में है अभी। तो इसका हम उत्तर देखते हैं। इसका आंसर है आपका स्कीमा। तो कोई वस्तु क्या है, कोई वस्तु क्या है, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को स्कीमा कहा जाता है। उससे जुड़े जो विचार होते हैं उनके स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न होगा। अब फोर्थ है आपका कि 15 बच्चों की कक्षा में जहाँ उनके आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। बाल केंद्रित शिक्षण। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास क्या है, 15 बच्चों की कक्षा में जहाँ आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। आपके पास अलग अलग शैलियाँ हैं बताने के लिए और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले जितने बच्चे हैं उतने ही व्यक्तित्व वाले सब अलग अलग बच्चे हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होगा, तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना विकसित करना। बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसके ज़रूरतें क्या हैं। तो पहला है आपका ऑप्शन कि एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना हम विकसित करेंगे, कि प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करेंगे कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। और थर्ड है आपका कक्षा की क्षमता के माध्यम को लक्षित करते हुए एक पाठ योजना विकसित करेंगे, यानी कक्षा की क्षमता के अनुसार हम पाठ योजना विकसित करेंगे। एक पाठ योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। एक ऐसी पाठ योजना विकसित करेंगे जो सभी के लिए उपयुक्त है। ये हमारा मोस्ट इसमें क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए हमको बताना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बालक के हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, बालक के अनुसार हमको शिक्षा प्रदान करनी है। तो हमको देखना चाहिए कि बालक का किस तरह से उपयुक्त होगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा, बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है और कि उसकी ज़रूरतें क्या है। ये तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है वो सही है कि बच्चे को देखकर क्या है, ये बाल केंद्रित शिक्षा है। तो हम क्या करेंगे इसमें प्रत्येक बच्चे को देखकर ही एक पाठ योजना विकसित कर सकते हैं, क्योंकि हमको बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा प्रदान करनी है। ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न दिया गया है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन हैं, जिनको प्रगतिशील शिक्षा का जिन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसको माना जाता है। तो यहाँ हमको दिया गया है कि पहला ऑप्शन है आपका फ्रेडरिक फ्रोबेल और जॉन डुई, जीन पियाजे और ग्राहम गिब्स। तो इसमें कौन क्या है, सिद्धांतकार कौन है प्रगतिशील शिक्षा का, किन्होंने क्या किया था, सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने उसकी थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा आंसर क्या है। तो जिसमें आंसर है आपका जॉन डुई। ये क्या थे, प्रगतिशील शिक्षा के जनक थे। ये इम्पोर्टेंट एक आपका कॉन्सेप्ट इसमें याद हो गया आपको। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 6वें नंबर का, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है, हमको ये बताना है। तो हम देखते हैं कि पियाजे ने कौन सा नाम दिया है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें है कि स्कीमा नाम दिया है, समायोजन नाम दिया है, अहम केंद्र भाव नाम दिया है और फोर्थ है आपका आत्मसत्करण नाम दिया है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आपका स्कीमा। तो इस पियाजे ने क्या
नाम दिया है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को स्कीमा नाम दिया है। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का प्रश्न पूरा हो गया। हम देखते हैं हमारा 7वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक खाली स्थान की भूमिका निभाते हैं। डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक यानी कौन अधिगम के किस अधिगम की भूमिका निभाते हैं? सलाहकार और समन्वयक, प्रबंधक और प्रेरक। डिस्कवरी अधिगम है हमारा ये, इसमें शिक्षक किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, किस अधिगम की भूमिका निभाते हैं? तो इसमें आंसर होगा आपका समन्वयक की भूमिका शिक्षक निभाते हैं। 7वां प्रश्न हमारा हो गया। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, प्रतिभाशील लोगों के लिए शिक्षा और विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम। तो किससे संबंधित है प्रगतिशील शिक्षा? विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? तो विशेष शिक्षा क्या है? विकलांगों को शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान चलाया जाता है, विशेष शिक्षा की स्कीमें चलाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रगतिशील शिक्षा विशेष शिक्षा संबंधित विकलांगों की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, हम देखते हैं 9वां प्रश्न है हमारा कि बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। बुद्धिमत्ता खाली स्थान पहले आपको दिया गया है, उसके बाद बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। तो कोई बुद्धि नहीं, ठीक है, मंद बुद्धि, उच्च बुद्धि और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है? तो फोर्थ ऑप्शन है आपका मंद। तो बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है, तो कोई बुद्धि नहीं पहला ऑप्शन है। दूसरा है मध्य बुद्धि, मध्यम बुद्धि और तीसरा है उच्च और फोर्थ है आपका स्लो यानी मंद। तो इसका हम आंसर देखते हैं क्या है। तो आंसर है आपका इसमें उच्च बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। तो कौन सी बुद्धिमत्ता होगी? वो उच्च बुद्धिमत्ता क्या है? तीव्रतर विकास से जुड़ी है। ये आपका 9 नंबर का प्रश्न हो गया। 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं हम कि शिक्षकों के अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उसके बच्चों के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? तो पहला है आपका प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के रूप में, समर्थकों के रूप में। तो किस प्रकार हम क्या होता है, किस प्रकार माता पिता की भूमिका को अधिगम सिद्धांत चिन्हित करता है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका प्रशिक्षकों के रूप में। माता पिता क्या है? अधिगम सिद्धांत में बच्चों के प्रशिक्षकों के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, बच्चों के विकास के लिए प्रशिक्षकों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। तो 11वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं अब, एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को खाली स्थान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। किस विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है? प्रेक्षण, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, प्रक्षेपी। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ। एक समूह आपका है, समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को वस्तुनिष्ठ विधि के वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। ये आपका 11वें नंबर का प्रश्न हो गया। हम देखते हैं 12वें नंबर का प्रश्न है हमारा, विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है? निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है? तो पहला आपका भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। कुशल और स्वस्थ होने के लिए परामर्श लेने वाले को मार्गदर्शन नहीं करता। परामर्श लेने वाले को निर्भय बनाना
तीन हो गए आपके। फोर्थ है आपका पहल को दबाना। तो निम्नलिखित में कौन सा निर्देशन परामर्श का लाभ है? कौन सा निर्देशन परामर्श से हमको लाभ देता है? तो हमको देखते हैं इसमें क्या आंसर है। इसका आंसर है आपका भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, भावनाओं को कम ध्यान दिया जाता है, भावनाओं पर हमारा जोर कम होता है। भावनाओं को हम नज़रअंदाज करते हुए बौद्धिक, हमारी बुद्धि के अनुसार हम निर्णय लेते हैं, बुद्धि का हम क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं 13वें नंबर का प्रश्न। 13वें नंबर का प्रश्न है आपका ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से खाली स्थान के लिए डिजाइन किया जाता है। किसके लिए डिजाइन किया जाता है? ऑर्थोटिक उपकरण है ये आपका। तो इसकी किसके लिए डिजाइन किया जाता है? इनमें से कोई नहीं के लिए। और दूसरा है आपका शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए। और तीसरा है आपका शरीर के हिस्से की मरम्मत करने के लिए, ना होने वाले अंगों की जगह लगाने के लिए। तो हम देखते हैं इसका किस में प्रयोग किया। शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए। शरीर के अंगों को समर्थन, यदि हमारा कोई शरीर का अंग कमज़ोर हो जाता है तो उसका समर्थन देने के लिए इनका प्रयोग, उन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम 14वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। किस आकलन को मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है? अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। नैदानिक, बेंचमार्क, रचनात्मक, निदान। इसमें हम देखते हैं आंसर क्या है हमारा। तो इसका आंसर है आपका निदान। तो छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को निदान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं हमारा 15वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुकूलन को हल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के रूप अंतर्गत आता है? कौन सा हमारा अनुकूलन पारंपरिक नैतिकता के आचरण के रूप में आता है? तो पहला आपका दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन। दूसरा है आपका सामाजिक सहानुभूति और विवेक। थर्ड है आपका सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता। और फोर्थ है आपका सहायक उद्देश्य और विनिमय। तो इन चार में से कौन सा परंपरागत नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? तो इसमें हम देखते हैं कि आंसर हमारा क्या बनता है। तो आंसर आपका है इसमें सामाजिक सहानुभूति और विवेक। सामाजिक सहानुभूति और विवेक क्या होता है? नैतिकता के रूप में हमारा आता है। अब हम देखते हैं 16वें नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म बाह्य प्रेरण का उदाहरण नहीं है? कौन सा बाह्य प्रेरण का उदाहरण नहीं है? वेतन बाह्य प्रेरण का उदाहरण नहीं है। बाह्य रूप से हम किसी को प्रेरित करते हैं तो वेतन देकर प्रेरित करते हैं, प्रशंसा करके प्रेरित करते हैं, जुनून से प्रेरित करते हैं और पदोन्नति से। तो हम देखें यदि तो वेतन हमको बाहरी रूप से खुश करती है, बाह्य रूप से हमको प्रेरणा प्रदान करती है। प्रशंसा कोई हमारी करेगा तो वो भी हमको बाह्य रूप से क्या होगा, प्रेरणा प्रदान करेगी। और तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। और ये प्रशंसा भी आपका आंसर नहीं हो सकती। और जुनून क्या है? जुनून हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। तो इसका जुनून क्या हो सकता है? बाह्य प्रेरण नहीं है, आंतरिक प्रेरण है। और पदोन्नति क्या है? हमारा पदोन्नति भी हमको बाहर से प्रेरित करेगी। तो ये तीन हमारे बाह्य प्रेरण है। और जो आपका जुनून है, जो हमारा पैशन है, वो आंतरिक हमारा गुण है। हमारे अंदर का क्या है, हमको अंदर से हमको प्रेरणा प्रदान करता है। तो ये हमारा आंतरिक प्रेरण हो सकता है। इसलिए ये तीन बाह्य प्रेरण हैं और जुनून हमारा आंतरिक प्रेरण होगा। देखते हैं आंसर। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? जुनून। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना 17वें नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यालयीन शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं।
तो निम्न में से क्या सत्य है। कोई यदि शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं उनके मार्गदर्शन में परामर्श में व्यस्त रहता है तो इसमें कौन सा कथन हमारा सत्य होगा कि शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है। शिक्षक का इसमें क्या हो रहा है, अपना व्यावसायिक विकास से हो रहा है। शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं और शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र को विशेष अवधान प्राप्त होता है। अब तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की क्या प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। तो शिक्षक क्या है, शिक्षक के द्वारा जो बच्चे क्या हैं सुरक्षित भी अपने आप को महसूस करेंगे और अधिगम की प्रक्रिया में अपने आप को व्यस्त रखेंगे। ठीक है, हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तु जब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखकर अनुभव नहीं किया जा सकता। कोई भी वस्तु, हमको यह बताना है कि हमारा जो यह सिद्धांत है कि कोई वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब हम उसको क्या कर नहीं सकते हैं, देख या अनुभव नहीं कर सकते हैं, तब भी कोई वस्तु मौजूद रहती है। तो ये कौन सा नियम पर हमारा आधारित है। तो ये आपका संरक्षण पर आधारित है। संरक्षण या वस्तु स्थायित्व मन का सिद्धांत या जीवनवाद। तो ये किस पर आधारित है। तो हम देखते हैं ये वस्तु स्थायित्व पर, वस्तु के स्थायित्व का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। अगला हम देखते हैं 19वें नंबर का प्रश्न है हमारा। आपको दिया गया है प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने खाली स्थान के महत्व पर जोर दिया। तो प्रयत्न त्रुटि अधिगम के जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसने किसके महत्व पर जोर दिया। प्रेरणा पर, पुरस्कार पर, प्रशंसा और दंड, किस पर। तो हम देखते हैं प्रेरणा पर। सबसे अधिक उन्होंने क्या किया, प्रेरणा पर जोर दिया। ठीक है, देखते हैं अगला 20वें नंबर का प्रश्न है आपका कि दंड और प्रोत्साहन के घटक हैं। दंड और प्रोत्साहन के घटक कौन हैं। व्यवहारवाद सिद्धांत, डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि, मानवतावाद सिद्धांत, संयोजकता सिद्धांत। को तो कौन सा सिद्धांत दंड और प्रोत्साहन के विकास के घटक, प्रोत्साहन के घटक हैं। तो इसमें हम देखते हैं व्यवहारवाद सिद्धांत का है दंड और प्रोत्साहन के घटक हैं। इसका आंसर व्यवहारवाद होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम 21वें नंबर का प्रश्न है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। विविध प्रदर्शन, वर्ष अंत मूल्यांकन, रैखिक प्रदर्शन, अनुशासनात्मक बल। तो कौन सा क्या है, शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। किसका प्रयोग करता है। तो हम देखते हैं इसका आंसर विविध प्रदर्शन, बच्चों के विविध प्रकार के प्रदर्शन का प्रयोग करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं OCD का क्या अर्थ है। OCD का अर्थ आपको बताना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं OCD का अर्थ ऑब्सेसिव कंडक्टर डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अपोजिशनल कंपल्सिव डिसीज या ओपोजिशनल कम्युनिटिव डिसऑर्डर। तो इसका आंसर क्या है। तो हम देखते हैं इसका आंसर है आपका तो आपका सेकंड ऑप्शन। इसका आंसर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपका 22वें नंबर का प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा, समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है। समान लिंगों की जब मित्रता होती है तो उसके दौरान किस की भावना प्रबल होती है। प्रारंभिक क्या प्रबलित होता है। तो प्रारंभिक किशोरवाद का शुरुआत होती है, प्रारंभिक बचपन होता है, मध्य किशोरवाद होता है, मध्य बचपन होता है। जब हम क्या करते हैं, समान लिंगों के साथ मित्रता करते हैं तो हमारा
कौन सा अवस्था हमारी होती है। तो हम देखते हैं इसका प्रारंभिक हमारा क्या होता है, प्रारंभिक किशोरवाद, यानी किशोरवाद जो हमारा क्या होता है उसका प्रारंभ होता है इसमें। ठीक है। और अगला है आपका परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। परिस्थिति में समायोजित होने वाले जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लचीलेपन जो होता है उसको किस रूप में जाना जाता है, दृढ़ता, वांछनीयता, अक्षमता और दृढ़शीलता। तो इसका आंसर है आपका दृढ़शीलता। क्या होता है, जो बच्चे क्या होते हैं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को क्या करते हैं, बदल लेते हैं, उनके इस गुण को दृढ़शीलता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है आपका 25वें नंबर का प्रश्न कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रवृत्त होता है, यानी प्रतिभाशील बच्चे जो होते हैं वो किस बौद्धिक IQ के होते हैं। तो 170 या उससे अधिक, 130 या उससे अधिक, 70 या अधिक, 120 या अधिक। इस तरह का एक प्रश्न अवश्य आपके इस परीक्षा में भी आएगा। तो इसका आंसर क्या है, 130 या अधिक। 130 से अधिक यदि उनकी बुद्धि का IQ है तो वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अब आपका 26वें नंबर का प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है। तो असुविधाजनक प्रतिक्रिया, प्रबलित प्रतिक्रिया, वातानुकूलित प्रतिक्रिया या तटस्थ प्रतिक्रिया। तो हम देखते हैं 26वें नंबर का हमारा जो आंसर क्या है, 26वें नंबर का आंसर है हमारा वातानुकूलित प्रतिक्रिया, यानी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया हमारी शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। अब आपका 27वें नंबर का प्रश्न है बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तुलना करके, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो इसका आंसर है आपका विकासात्मक विधि। विकास की विधि, विकास हम उनकी प्रगति में जितना भी क्या करेंगे, विकासात्मक विधि का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी बुद्धि वृद्धि और विकास का हम अध्ययन कर सकेंगे। तो ये आपका 27वें नंबर का प्रश्न हो गया। 28वें नंबर का प्रश्न आपका आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरण का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, मास्लो, पियाजे, पावलोव या फ्रायड। तो इसका आंसर आपका क्या है, मास्लो के द्वारा आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरण का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है, इसका प्रतिपादन किया गया था। और हम देखते हैं अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विधि कौन सी विधि आपको हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है। कौन सी विधि हमको जानकारी को मानने में मदद करती है। मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संज्ञान। तो इसका आंसर हम देखते हैं मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है कि मूल्यांकन विधि के द्वारा हमें जानकारी को हम मान लेते हैं। यदि हमने किसी का मूल्यांकन किया और जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो उसको हम मान्य करते हैं। अब आपका 30वें नंबर का प्रश्न है इसमें से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है। समूह में पारस्परिक सहयोग ज़्यादा होता है, टीम में होता है, समाज में होता है या कक्षा गृह में होता है। किसमें सर्वाधिक क्या होता है, सहयोग होता है। तो हम देखते हैं इसका आंसर है आपका टीम में। टीम में क्या होता है, परस्पर सहयोग एक दूसरे में अधिक होता है। ये आपके 30 प्रश्न हो गए आपके, जो आपको क्या थे, ये 30 प्रश्न आपके जो हमारे पेपर हुआ था आपका वर्ग 2 का, उससे ये हमने 30 प्रश्न आपके लिए लिए थे। ये आपके बाल विकास के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। मान लीजिए आप ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आपके वर्ग 3 के पेपर में अवश्य मिल जाएंगे। तो आज ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए थे। तो आप सभी इसी तरह अपनी पढ़ाई में लगे रहें और हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अभी आपको
बहुत समय है आपके पास, तो एक बार पूरी पढ़ाई का आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और प्रश्नों का अधिक से अधिक हम क्या करेंगे, जितने अधिक से अधिक हम प्रश्नों को हल करते जाएंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को का आंसर हम निकालेंगे या प्रश्नों को समझेंगे, उस तरह हम क्या कर सकते हैं, उतना अधिक हमारा क्या होगा, हमारा स्कोर अब अच्छा होने की, हमारा रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये आज की क्लास हम पूरी करते हैं। आपको अगली क्लास में मिलेंगे। हमारे चैनल में आप जुड़ जाइए। लर्निंग पॉइंट हमारा चैनल है और जिसमें आप जुड़ जा